नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ ग्रीन टीवी का बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की लेकर, जिसमें हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे जैविक खेती पर और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाईवी सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जैविक खाद पे बात करने के लिए, मतलब बायो फर्टिलाइज़र। हम भारत में देख रहे हैं कि अंधाधुंध ऑर्गेनिक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हवा में भी प्रदूषण हो रहा है, पानी में भी प्रदूषण हो रहा है, हमारी भूमि में प्रदूषण हो रहा है और साथ ही साथ उससे उपज होके जो फूड हमें मिल रहा है उसे हम खा रहे हैं और हमारे शरीर में भी उससे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरक क्या है या फिर जीवाणु खाद क्या है? जैव उर्वरक जो है, जैसे आपने कहा कि आजकल प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है जी। उसको कुछ हद तक समाधान करने का एक रास्ता हो सकता है। जीवाणु खाद क्या है, या जिनको आजकल जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं जी। ये लाभदायक जीवाणु के ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको हम यदि मिट्टी में या बीज के साथ प्रयोग करें तो ये अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य का सुधार करते हैं। जी। और यदि इनका प्रयोग किया जाए, यदि हम जैविक खेती के एक अंश के रूप में भी कर सकते हैं या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तत्व के रूप में भी इसका प्रयोग करके हम जो आजकल जो मिट्टी में जो स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, खासकर जीवाणुओं का प्रयोग करके हम मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं और उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरक अभी फ़िलहाल मार्केट में कौन कौन से हैं जो किसानों के लिए उपलब्ध हैं? विभिन्न जैव उर्वरक आजकल उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से किसान भाई काफ़ी लोग जानते भी हैं कि सबसे मुख्य जैव उर्वरक है राइजोबियम, जो दाल की फसलों के लिए होता है। जी। दाल की फसलें जैसे चना है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, इनके लिए राइजोबियम का टीका प्रयोग होता है। जी। ये राइजोबियम का टीका यदि किसान भाई देखना चाहें तो ये इस तरह पूसा संस्थान में भी मिलता है। जी। तो ये जीवाणु टीका हर फसल के लिए अलग अलग होता है। जैसे चने के लिए अलग राइजोबियम होगा, अरहर के लिए अलग होगा, उड़द के लिए तो ये राइजोबियम होगा। मगर जब किसान यदि इसको लेना चाहता है तो वो अपनी फसल का नाम बताएगा, उनको उस फसल के हिसाब से राइजोबियम का टीका मिलेगा। तो सर, राइजोबियम सिर्फ दाल के लिए होता है? दाल की फसलों के लिए। दूसरी फसलें जैसे गेहूं है और सरसों की फसल है या कपास की फसल है और सब्जियां हैं, उनके लिए अजैटोबैक्टर का टीका होता है, जो आप किसान भाई देख सकते हैं वो इस तरह का होता है। तो ये जो दाल वाली फसलों के अलावा जो भी फसलें होती हैं उनके लिए ये अजैटोबैक्टर प्रयोग होता है। तीसरा जीवाणु खाद होता है एजोस्पर्म, जो मोटे अनाज हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनके लिए प्रयोग होता है। जी। इसके अलावा जो दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस, उसके लिए दो जीवाणु खाद होते हैं। उनमें एक होता है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो इस तरह का होता है। वो जो मिट्टी में पड़ा हुआ जो फास्फोरस है उसका एक भाग एक्चुअली हमारी फसल को नहीं मिल पाता, वो बहुत बड़ा भाग होता है। वो करीब 80% जब हम प्रयोग करते हैं तो वो मिट्टी में ही रह जाता है, वो स्थिर अवस्था में रहता है। तो ये जीवाणु खाद जो है वो उस मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को घोल देता है और वो हमारी फसल को मिल जाता है। इससे किसान भाइयों को DAP या सिंगल सुपर फास्फेट की कम मात्रा डालनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और जीवाणु खाद होता है जिसको हम माइकोराइजा या वैम के नाम से जानते हैं, जो इस तरह होता है। तो वो क्या होता है, एक तरह का फफूंद होता है और उसको प्रयोग करने से वो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को इकट्ठा करके फसल को दे देता है। इसके अलावा आजकल कुछ और नए जीवाणु खाद भी आ रहे हैं जिनमें जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या जिंक घोलक जीवाणु खाद भी उपलब्ध है। इसके अलावा पोटास वाला भी जीवाणु खाद उपलब्ध है, सल्फर उपलब्ध कराने वाला भी जीवाणु खाद उपलब्ध है। इस तरह किसानों के पास आजकल काफ़ी विकल्प उपलब्ध हैं और वो अपनी फसल के हिसाब से विभिन्न जीवाणु खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने इतने सारे हमें खाद बताए, जैविक खाद, सर आपसे जानना चाहूँगी कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब इसकी विधि क्या है इसको इस्तेमाल करने की? इन जीवाणु खादों का प्रयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बीज उपचार। बीज उपचार में यदि हम एक पैकेट लें, ये पाउडर वाला पैकेट होता है, इसमें चारकोल पाउडर वाला एक बायो फर्टिलाइजर होता है। तो इसको प्रयोग करने का तरीका अलग है, मगर आजकल दूसरे तरीके का
जीवाणु खाद भी आ रहे हैं जो तरल हैं, जी। तरल पदार्थ में। तो जी। दोनों का प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि जो पाउडर वाले जो जीवाणु खाद है उनका उसका कैसे प्रयोग इस्तेमाल कैसे किया प्रयोग जाता है? करें। जी। उसके लिए करना ये होगा कि किसान भाई एक कहीं किसी बर्तन में पानी में गुड़ का घोल बनाएंगे। जी। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल कर और उसका घोल बना लेंगे। उसके बाद उस पानी को जी। जो इसमें गुड़ मिला हुआ है उसको उबालेंगे। उबालने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा जब देखें हाथ उसमें डालकर देखेंगे ठंडा हो गया तो उसको उसमें फिर इस पैकेट को काट के उसमें डालेंगे। तो सर बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए? बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए जी। क्योंकि ये जीवाणु है, गर्म पानी में बिल्कुल नहीं डालना है, ठंडा होने के बाद ही उसमें डालना है। मगर वो उबालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि पानी में कुछ हानिकारक जीवाणु हो, उनको मारने के लिए वो प्रयोग उसको उबाला जाता है। जी। तो ठंडा होने के बाद हम उसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद वो एक काले रंग का एक घोल बन जाएगा। उसको फिर बीज के ऊपर धीरे धीरे डालेंगे और इसलिए सारे बीज के ऊपर उसका एक तह लग जाना चाहिए। इसके लिए हम पानी की मात्रा बीज की मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम निश्चित पानी की मात्रा नहीं कह सकते क्योंकि बीज ये जो पैकेट हैं वो सब पैकेट 1 एकड़ के लिए बनाए जाते हैं। 1 एकड़ में जितना बीज लगेगा उनके लिए एक जीवाणु का एक टीका लगेगा, एक पैकेट लगेगा। जो पाउडर के रूप में जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। ये जो पैकेट है ये 1 एकड़ के हिसाब से ये पैकेट है और उसको 1 एकड़ के हिसाब में 1 एकड़ में जितना बीज लगेगा उसके लिए प्रयोग करना है जी। तो पानी में मिलाएंगे। उसके बाद बीज लेंगे। 1 एकड़ के लिए जितना बीज चाहिए उसको हम पॉलीथीन या सीमेंट के फ्लोर के ऊपर डालेंगे। उसके ऊपर उस घोल को धीरे धीरे डालेंगे और हाथ से उसको मिला देंगे और अंत में सारे बीज के ऊपर वो पानी की मतलब बीज की जो जीवाणु खाद मिला हुआ जो तरल है उसकी लेयर लग जानी चाहिए। इसी के लिए पानी की मात्रा हम बीज की मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि तरल पदार्थ है जैसे ये हैं जो तरल हैं जो जीवाणु खाद है उसमें पानी में गुड़ और चीनी का घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम सीधे इनमें पानी मिलाकर बीज के साथ मिला सकते हैं। तो सर पानी क्या गुनगुना करके मिलाना है? नहीं, इसमें ठंडा पानी के में ही इनको मिला सकते हैं। बीज के हिसाब से उनका घोल बना लें और बीज में फिर उसको मिला दें। सर इसकी मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा जो है ये 50 ml का पूसा संस्थान में ये मिलता है। जो 50 ml का है जो 1 एकड़ के लिए ये भी होता है। तो उसी हिसाब से बीज लेंगे और बीज में इसका बीज उपचार कर लेंगे जी। दूसरा मैंने बताया बीज उपचार के अलावा दूसरा तरीका हो सकता है कि पौध का उपचार। जिन फसलों में पौध लगती है जैसे सब्जियां हैं, धान है, उनमें ये करना होता है कि हम इसका घोल बना लेंगे। बाल्टी या ट्रे वगैरह में घोल बना लेंगे। उसके बाद पौध को उखाड़ने के बाद धोने के बाद उसकी जड़ को इसके घोल में डुबोना है और कम से कम आधे से 1 घंटा उसको रखना है। डुबो के रखना है। उसके बाद आधा से 1 घंटा डुबोने के बाद उसको निकाल के बाद में रोपाई कर सकते हैं जी। तो ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका है मिट्टी में प्रयोग करने का जी। यदि कुछ किसान बीज उपचार या पौध उपचार नहीं कर पाते तो वो मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर उस तरीके में हमको ज़्यादा मात्रा में ये जीवाणु खाद डालना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी मिट्टी की मात्रा है उसमें हमें 3 से 4 पैकेट 1 एकड़ में डालने पड़ेंगे तभी वो ठीक से काम कर पाएगा। तो सर आगे भी आपसे जानेंगे इस विषय पर विस्तार से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। जैविक खेती का या फिर जैविक उर्वरकों का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या मतलब उसका महत्व क्या है उसका? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जैविक खाद पर और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर YV सिंह जी। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इन जैव उर्वरकों को मुझे कीटनाशक के साथ या फफूंदीनाशक के साथ इस्तेमाल करना है, उनके साथ इसको प्रयोग करना है, तो उस वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ये बहुत बड़ी समस्या कई बार किसानों की आती है कि उनको कहा जाता है कि आप फफूंदीनाशक से बीज का उपचार कीजिए। कीटनाशक कहीं दीमक का प्रकोप होता है तो कीटनाशक से उपचार करने को कहा जाता है और ये जीवाणु है। तो किसान कैसे करें? कई बार किसान इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए उनको सबसे मैं बताना चाहूँगा कि उनको एक शब्द को याद रखना है, वो होता है FIR। FIR का मतलब है जो कि आजकल सभी लोग जानते हैं। ये F का मतलब यहाँ पे वो
पुलिस वाला FIR नहीं है। जी। इसमें ये है कि F का मतलब है पहले फंजीसाइड से बीज का उपचार करें। जी। जो फफूंदीनाशक विभिन्न फफूंदीनाशक उपलब्ध हैं उन्हीं से उपचार करें। उसके बाद I का मतलब है इंसेक्टिसाइड से उपचार करें। अच्छा। जो कीटनाशक है जो दीमक वगैरह के लिए उपचार कर सकते हैं। और लास्ट में R का मतलब है ये जीवाणु खाद से उसका उपचार करें। और ये सीक्वेंस उनको फॉलो करना है, उल्टा नहीं करना है। अच्छा। इसके और तीनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना चाहिए। पहले फफूंदीनाशक से उपचार करें, फिर कीटनाशक से करें और फिर जीवाणु खाद से प्रयोग करें। 1-1 घंटे का अंतर के इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये मतलब क्रम याद रखना बहुत आवश्यक है। तो सर अब आपसे आगे जानना चाहूँगी कि जैविक खेती का या फिर जैविक उर्वरकों का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या मतलब उसका महत्व क्या है उसका? इसमें ये जीवाणु खाद जो है ये हमारी जो फसल की पोषण पद्धति जो हो सकती है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये समन्वित पोषक प्रबंधन, उसका एक अभिन्न अंग ये हो सकते हैं। क्योंकि उसमें हम जो आजकल जो खेती हो रही है उसमें ज़्यादातर रासायनिक चीज़ों का प्रयोग होता है और उसमें सारी किसान भाई सारी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उससे उनकी मिट्टी की और वायुमंडल का सभी का प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। जी। तो उसमें ये किसान भाई अपने जो रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका एक उससे जो उनकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो आवश्यकता वो देते हैं उसका एक भाग इन जीवाणु खादों से प्रयोग कर सकते हैं और उससे रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कम हो सकता है। बिल्कुल। 1/3 से 1/4 इससे उनकी पूर्ति हो सकती है और उससे उनकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी सुधरेगी और वायुमंडल पे भी जो रासायनिक चीज़ों का लगातार हानिकारक प्रभाव होता जा रहा है वो भी कम किया जा सकता है। जी। तो सर अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें, क्योंकि ये बहुत इजीली उपलब्ध नहीं होता है, मतलब हर जगह पर ही उपलब्ध नहीं होता है, तो सर इसके मार्केट प्राइस की मैं बात करूँ तो ये किस हिसाब से इसको हम खरीद सकते हैं? ये जीवाणु खाद जितने भी हैं ये बहुत सस्ते स्रोत हैं पोषण के। जी। और ये मगर समस्या ये आती है कि ये सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो जैसे पूसा संस्थान में तो ये उपलब्ध हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी उपलब्ध हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसको उपलब्ध कराती हैं। मगर इसकी उपलब्धता फिर भी किसान जितना होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है और इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, IAS ऑफिसर चाहता है कि मेरा बेटा ऑफिसर बने, लेकिन एक किसान अपने बेटे को चपरासी भी बनाने के लिए मंजूर है उसको, लेकिन वो किसान नहीं बनाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मिथ है कि अगर मेरा बेटा किसान बनेगा तो उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, जबकि हम ये जानते हैं कि भारत की GDP में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो इसमें जागरूकता कैसे फैल सकती है सर? आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि आजकल ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। आजकल किसान खेती से दूर होना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या हो सकती है भविष्य के लिए, मगर ऐसा नहीं है। किसानों को ज़रूरत है कि उनको अपनी खेती के तरीके थोड़े बदलने चाहिए और अपने बच्चों को भी खेती से जुड़ाव रखना चाहिए। आजकल खेती माना जाता है कि इतनी आकर्षक नहीं रही है, उससे रोज़गार उतने नहीं है, मगर यदि खेती को रोज़गार संपन्न बनाना है तो उसमें नई चीज़ों का समावेश करना चाहिए, जिसमें जैव उर्वरक जैसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, तो उसमें जैव उर्वरक का उत्पादन कर सकते हैं किसान भाई और उनके अपने बच्चे उससे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। कृषि को आकर्षक बनाने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी है कि किसान अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करें। इससे वो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और वो अपने बच्चों को भी उसमें खेती से जुड़ाव करके रख सकते हैं। सर अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्टडी में पढ़ रही थी कि कट्स जो है हमारा संस्थान जो रिसर्च करता है ऑर्गेनिक खेती पर, राजस्थान के लगभग 97.3% लोग जो है जो जानते हैं जैविक खेती के बारे में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13.6% लोग हैं जो लोग जैविक खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान कहते हैं कि हमारे पास जैविक खेती के इनपुट्स की कमी है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ पूछा जाए तो उनको ये भी लगता है कि लेस प्रोडक्शन एक इसका बहुत बड़ा कारण है, इसलिए नहीं करते हैं। और तीसरी तरफ ये भी होता है कि उनके पास मार्केट नहीं है उस चीज़ को सेल करने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, तो कहाँ तक ये सत्य है?
इसमें काफ़ी हद तक सत्यता है क्योंकि किसान भाई जैविक खेती काफ़ी लोग कर भी रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ खासकर जैसे सिक्किम है हमारे देश का, वो पूरी तरह से जैविक बन चुका है। बिल्कुल। उसके अलावा काफ़ी क्षेत्र हैं राजस्थान वगैरह और दूसरे राज्यों में जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं और वो खेती चाहते हैं कि वो खेती करें। मगर ये एक रियलिटी है कि किसानों के पास जैविक उत्पाद पूरी तरह से मतलब जो इतने होने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं है। तो वो एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए ये संभव भी नहीं है कि हम ओवरनाइट या रातों रात हम हमारी खेती को जैविक में बदल दें। मगर किसान भाई अपने एक आरंभ तो कर सकते हैं। तो जैसे वो रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसका एक भाग वो जैविक खेती की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे वो उनके पास यदि 5 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा में जैविक खेती कर सकते हैं। वो अपने परिवार के लिए जैविक उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं और यदि वो ज़्यादा करने में सक्षम हो तो वो बाजार के लिए जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सर आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि एक मिथ जो ये है कि लेस प्रोडक्शन होता है, तो सर ये क्या सच है? मतलब लेस प्रोडक्शन की यहाँ पे कहीं ना कहीं शक होता है कि लेस प्रोडक्शन होगा? नहीं, इसमें जैविक खेती के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। ये एक बड़ी भ्रांति है कि किसान कहते हैं कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, मगर वो उसका एक कारण है कि वो जैविक खेती एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते और वो मगर ये मतलब वास्तविकता नहीं है कि उनका उत्पादन कम होगा। तैयारी करने के समय में थोड़ा सा उत्पादन कम हो सकता है, मगर जब खेती के लिए, जैविक खेती के लिए उनकी ज़मीन तैयार हो जाएगी तो उनका उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। और उसके जो थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है उसको यदि वो अच्छी तरह से मार्केटिंग कर पाएँ अपने जैविक उत्पाद की, जो उनको कम से कम डबल प्राइस उनको मिल सकता है, तो उससे वो उनका जो थोड़ी बहुत हानि हुई है वो पूरी हो सकती है। सर आगे भी मैं आपसे जानूंगी इसके मार्केट के बारे में, लेकिन फिलहाल दोस्तों हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। ये जैविक उर्वरक जो है इनकी कीमत क्या है और साथ ही साथ अगर इन उर्वरकों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बचत कितनी होती है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं जैविक खाद पर। सर अब आपसे जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरकों से व्यापार और रोजगार की कैसी मतलब मात्रा है, उसमें क्या संभावनाएं हैं? आजकल जैसे किसान भाई और उनके परिवार, किसान अपना खेती से विमुख होते जा रहे हैं, तो जैव उर्वरक एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें वो अपनी खेती को थोड़ा और आकर्षक बना सकते हैं और अपने बच्चों को खेती से जुड़ाव करके रख सकते हैं। इसके लिए उनको करना ये होगा कि वो अपने क्षेत्र की एक अपनी जो जैविक पदार्थों की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी भी आजकल जैसे कृषि संस्थान वगैरह से लेके और उसका जैविक पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं और उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा बाजार है आजकल, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और उसको स्वास्थ्य को ठीक करने की आवश्यकता है। उसके लिए उनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, मगर ये चीज़ें सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनको उत्पादन करना है और उसकी मार्केटिंग करना है। यदि देखा जाए तो हमारे देश में जो पश्चिम और दक्षिण के राज्य हैं उनमें 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें जैव उर्वरकों का 86% प्रयोग होता है, मगर पश्चिम और उत्तर के ऐसे ज़्यादातर राज्य हैं जिनमें नॉर्थ वेस्ट गंगेटिक प्लेन जो हैं उनमें इनका प्रयोग बहुत कम है। तो बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। पूर्वी क्षेत्रों में भी इनका प्रयोग बहुत कम है। तो यहाँ बहुत बड़ा एक गैप है प्रोडक्शन में और सप्लाई में। तो उसको पूरा करने के लिए वो टेक्नोलॉजी लेकर उसका उत्पादन कर सकते हैं और जो लोकल डिमांड है वो उसको पूरा करके अपने वायुमंडल का और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार करने में किसान भाइयों की स्वास्थ्य सहायता कर सकते हैं। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जैविक उर्वरक जो है इनकी कीमत क्या है और साथ ही साथ अगर इन उर्वरकों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बचत कितनी होती है? जैसे मैं पहले भी बताया कि जैविक उर्वरक बहुत सस्ते स्रोत हैं फसल पोषण के लिए। तो जैसे मैं ये पैकेट दिखा रहा हूँ, ये पैकेट राइजोबियम का है, अजेटोबैक्टर का, ये सभी पैकेट जो पाउडर वाले पैकेट हैं ये 20 रुपये में पूषा संस्थान में तो मिल जाते हैं
और भी जगह भी ये सस्ते ही होते हैं। तो ये 20 रुपए का पैकेट 1 एकड़ के लिए एक एकड़ के लिए होता है। और इनसे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो करीब 20 से 25 किलो नाइट्रोजन का बचत होती है, जो एक बैग यूरिया के करीब बराबर होती है। अच्छा। तो 20 रुपए खर्च करके आप यदि एक बैग यूरिया के बराबर बचत कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बचत है। वैज्ञानिक तरीकों से भी हमने पाया है कि हम 1 रुपया खर्च करके जीवाणु खाद से 1 रुपया खर्च करके 8 से 9 रुपए तक हम लोग वो मिल सकता है, जबकि रासायनिक उर्वरकों से हमें 1 रुपया खर्च करके 1 से 1.5 रुपये ही मिलता है। और ये सीधा लाभ होने के अलावा ये मिट्टी के लिए अच्छे हैं, हमारा जो उत्पाद है उनके लिए अच्छे हैं और हमारे वायुमंडल के लिए अच्छे हैं। तो सर वो जो बॉटल्स है, जो लिक्विड है, उनका क्या प्राइस है? लिक्विड का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 50 रुपए का होता है। ये भी 1 एकड़ के लिए होता है और इसको जो है ये 50 रुपए का होता है। मगर इसका और पाउडर वाले पैकेट में थोड़े से अंतर ये है कि ये प्रयोग करना आसान है, एक तो ये लाभ हुआ। दूसरा है कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है जी वो ज़्यादा है, ये 3 साल तक इसको प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ये पाउडर वाला जो पैकेट है ये करीब इनकी जो एक्सपायरी डेट जैसे इसमें लिखी हुई है 28 दिसंबर, तो ये 28 दिसंबर तक ही प्रयोग हो सकता है। तो इनकी जो सेल्फ लाइफ जो होती है वो कम होती है। जनरली इसकी सेल्फ लाइफ पाउडर वाले की 6 महीना होती है और इसकी 3 साल। तो किसान इसको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 लाभ हुए कि प्रयोग करना आसान है, दूसरा इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तीसरा लाभ है कि इसका वेस्ट नहीं होगा। यदि किसान भाई के अलग अलग खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, तो वो एक जगह प्रयोग कर सकते हैं, फिर दूसरी जगह इसको प्रयोग कर सकते हैं, बाकी को मतलब इसको पैकेट को बंद करके रख सकते हैं। जबकि पाउडर वाले में ये होता है कि एक बार उन्होंने पैकेट काट दिया तो वो फिर दूसरी जगह प्रयोग नहीं कर पाएगा। मतलब ये डिब्बा एक है लेकिन फायदे इसके अनेक हैं। इसलिए इसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है और किसान इसको ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमें जैविक खाद पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आपसे फिर मिलूंगी मैं किसी और नई खेती की बातों के साथ, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।